गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा तीसरा पाठ जो है वह है हमदर्द। हम उसे पढ़ रहे हैं और इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी, जिसे हास्य व्यंग्य कवि के रूप में हमने प्राधान्य दिया है, या वो अब आज भी फेमस है, लोकप्रिय है। उन्होंने वो हास्य यानी कि हंसने का जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि कभी कभी जो काम गुस्से से नहीं होता है वही काम हंसी से हम कर सकते हैं। इसलिए हंसी का एक अलग सा महत्व हमारे जीवन में है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहा है कि जो हमदर्द जताने वाले होते हैं वो बहुत बेदर्दी होते हैं, वही हमें दर्द दे के चले जाते हैं। लेखक ने अपने जीवन की कहानी बताई है कि उनकी टक्कर, वो साइकिल पे सवार होकर जा रहे थे और उनकी साइकिल की टक्कर कार से हो गई है। उनके साथ दुर्घटना हो गई है और उससे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब इस सार्वजनिक अस्पताल जो है, लेखक कहते हैं कि वहाँ पर भर्ती होना यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि सार्वजनिक अस्पताल में अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, तो इसलिए वो डर रहे हैं। और उससे ज़्यादा तो वो इसलिए डर रहे हैं, वो प्राइवेट वार्ड में थे और प्राइवेट वार्ड में कभी भी उसे मिलने के लिए कोई भी उसका परिचित या रिश्तेदार आ सकता है और उसे तंग कर सकता है। और इसलिए लेखक को बहुत चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है कि अरे बाप रे, ये सब मिलने आएंगे तो ऐसा लगता है कि मेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। ओके। और लेखक को देखने के लिए कौन कौन आते हैं कि जिन्हें लेखक देखने के लिए पहले गए थे, या उनकी टांग टूटी हो या वो बीमार हो और लेखक सहानुभूति जताने के लिए गए थे, तो अभी वो लोग पहले आए हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि ये एहसान जो है लेखक ने हम पर किया है, हाँ, उस एहसानों का बदला हमें चुकाना चाहिए, और इसके लिए वो आ रहे हैं। और शायद उनके पीछे एक भावना भी छिपी हुई है। वो कौन सी है कि वक्त सब पर आता है, ऐसा वो बताना चाहते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी हम अगला पाठ पढ़ेंगे। उसका आप देखो पेज नंबर 11, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी टेक्स्ट बुक और पेंसिल होना ज़रूरी है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। देखो लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, मरीज़ को वैसे नींद नहीं आती है। क्या है उसका नींद ना आने का कारण? कभी कभी क्या होता है, उसका दर्द जो है वो बहुत दर्द बढ़ता है और दर्द के कारण वो अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाता है। और कभी कभी उसे थोड़ी सी नींद भी आ जाए ना, तो कोई ऐसे लोग आते हैं जो उनकी नींद को खराब कर देते हैं। और वो आते भी क्यों है? औपचारिकता यानी कि दिखावे के लिए आते हैं, यानी कि मैं तुम्हारे बीमारियों में तुम्हारे साथ हूँ, ये सिर्फ दिखावे के लिए, ये भावना जो है वो दिखावे के लिए वो आते हैं। वो ये नहीं सोचते अरे ये दोपहर का समय है, उसने आराम किया हुआ होगा, हमें इस समय में नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो सोचता ही नहीं है। क्या करते हैं, किसी भी समय असमय पर चले जाते हैं और उनकी नींद खराब कर देते हैं। आगे देखो, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। हमदर्द यानी कि सच्ची में उसको प्यार होता, प्रेम होता, तो ये बात सोचते कि नहीं, ये बीमार व्यक्ति है, उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, इसी वक्त हमें जाना अनुचित है। लेकिन वो ऐसे थोड़े माने, उसका सिर्फ अपने आप से क्या एक सवाल आता, नहीं मुझे जाके उसे मिलना है, मेरे सूरत को देखना है, यानी कि दिखाना है कि मैं बाबा तुम्हारी टांग टूटी थी, तुम अस्पताल में थे तब मैं आया था, ये जताने के लिए, बताने के लिए वो वहाँ पे आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। तय करना, निश्चय करना। उन्होंने तय कर लिया नीचे, अभी कोई भी आएगा ना, मैं आँख ही नहीं खोलूँगा, वो चले जाएंगे, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा
तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे? अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। यानी कि लेखक के ऑफिस के एक बड़े बाबू आए थे। उन्होंने देखा कि लेखक सोए हुए हैं। अभी उस समय उसे क्या करना चाहिए था? अगर वो हमदर्दी होता तो क्या करता? वहाँ से चला जाता और किसी से कहता कि अरे मैं आया था, लेकिन देखो वो लेखक जो है वो सोए हुए हैं और सोए हुए आदमी को मैं जगाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उन्होंने गोलियां ली है, शायद उसे आराम की बहुत ज़रूरत है। तो उन्हें सिर्फ बता देना कि मैं आके चला गया, तो ये काफ़ी था ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया है? लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया है। फिर जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ही जोर से दबाया। मैंने डर के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? ये कौन सी बात हुई? देखो उन्होंने क्या किया है कि आंखें, अभी उन्हें पता है लेखक आंखें नहीं खोल रहे हैं। अभी कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा ना कि लेखक की आंखें खुल जाए। वो तो उसे हिला रहे थे, तब कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि उसकी टूटी हुई टांग को, जहाँ पे जख्म हो गए थे, जहाँ पे यातना हो रही थी, वहाँ पर ही उसने क्या किया है? दबाया है हाथ से। अभी क्या हो गया है? हाथ दबाने से जहाँ पे जहाँ पे जख्म हो गए वहाँ पे टांग टूट गई है, वहाँ पे दबाने से उसका दर्द बढ़ गया। तो दर्द तो लेखक सह नहीं पाए, तो उन्होंने कहा ओ, यानी कि उसे लगा होगा और उसके लिए उन्होंने आंखें खोली। तो वो मुस्कुरा के कह रहे हैं अब दर्द कैसा है, यानी कि दर्द देकर पूछ रहे हैं दर्द कैसा है। ऐसे लोग समाज में होते हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाला तकलीफ में है और ये महाशय मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के पूछ रहे हैं कि कैसा दर्द है। हम किसी को पूछते हैं मुस्कुरा कर, कोई तकलीफ में हो तो हम उसे मुस्कुरा कर पूछते हैं कि तुम्हारा बुखार कैसा है, बताओ बताओ तुम्हारा बुखार कैसा है। हाँ, हम बोलते अरे भाई क्या हो गया, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बुखार अभी उतरा है कि नहीं उतरा है। हमें चिंता होती है, हमारे बातों से, हमारे चेहरों से झलकता है कि हमारे मन में उसके प्रति प्रेम है, हमदर्दी है। लेकिन ये मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं कि अब दर्द कैसा है, यानी कि दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिखावे का कनेक्शन है, प्रिटेंड। ओके। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, फुर्सत यानी कि समय से, जैसे खाली समय मिलेगा वो आएंगे। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया है कि सोनाबाई, उनके मोहल्ले में लेखक जहाँ पर रहते हैं उस मोहल्ले में सोनाबाई नाम की एक औरत रहती है, उनके 4 बच्चे हैं। लेकिन शायद वो लेखक के दर्द में इतना शामिल हो जाना चाहती है कि उन्होंने, उसके घर पर बच्चे संभालने के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसने तय कर लिया, नहीं मैं लेखक से मिलने अस्पताल में जाऊंगी, उसे देखूंगी, उसे राहत मिलेगी। और अपने बच्चों को साथ लेकर वो जा रही है और लेखक को उसे देखकर ऐसा लगा अरे बाप रे बाप, आज फिर कोई दुर्घटना। एक तो दुर्घटना हो ही गई है मेरी टांग टूटकर, अब ये दूसरी दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ना, ये देखो बंदर। समझे? उन्होंने चाचा को इशारा, यानी कि लेखक की ओर इशारा किया और कहा, ये देखो चाचा जी। ऐसा नहीं कहा कि देखो बेटे यहाँ पे आओ, चलो ये हमारे चाचा जी है, उनको दर्द हो रहा है, तुम यहाँ पे खड़े रहो। ऐसे ये देखो चाचा जी, यानी कि जैसे कि चिड़ियाघर में हम जाते हैं, चिड़ियाघर पता है ना, जहाँ पे पशु पक्षी को रखा जाता है, तो वहाँ पे हम देखो, ये देखो शेर है, ओके, हम ऐसा बोलते हैं जिराफ है, कैसे उत्सुकता से कहते हैं ना, वैसे वो अपने बच्चों से कह रही है, ये देखो चाचा जी। लेखक को ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि जैसे मैं बंदर हूँ और ये बच्चों से मुझे बता रही कि ये देखो बंदर। तो उसे वो अजीब सा लगा। बच्चे खेलने लगे। अभी वो खेलने का मैदान तो नहीं था, वहाँ पे अस्पताल था, लेकिन बच्चे होते हैं ना, उसे थोड़ी पता है, जहाँ पे समय मिलेगा, जहाँ पे शरारत करने का मौका मिलेगा वो छोड़ेंगे थोड़ी। तुम भी तो वैसे ही हो ना। तो वो देखो, वो भी बच्चे हैं, वो खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, यानी कि हाथ में एक शीशी, यानी कि कांच की बोतल जो होती है उसे ले लिया और वो डांस के जैसा कर रही है। कथकली एक डांस का प्रकार है। अगर तुम ऑफलाइन होते तो मैं तुम्हें बता देती कैसा होता है वो। फिलहाल अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी
वीडियो भी नहीं कर रही, ऑडियो में हूँ इसके लिए। ओके, तो देखो तुम सोचो कि मैं कैसा करती फिर। ओके, आगे देखो। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या बात है, उसने तो उसके बेटे ने देख के मौका मारा चौका, ऐसा हो गया है। यानी कि शायद उसको सोनाबाई के लड़के को बॉक्सिंग की बहुत रुचि है, और इसलिए उसे ऐसा लगा कि हाँ, बॉक्सिंग की जैसे ऐसे रखते हैं ना, अरे थैली रखते हैं ना, उन्हें ऐसा लगा हाँ ये वैसे ही है। तो वो वहाँ पे क्या करने लगा, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। मैं इससे पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी यानी कि नीचे गिरा दी। सोनाबाई ने एक पल का मतलब क्षण, हाँ, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा यानी कैसे, जो ऐसा देखा है, आंखें बड़ी बड़ी आंखें करके देखा है। फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। अभी देखो, सोनाबाई अकेले आती तो चलता, लेकिन वो अकेले नहीं आई। अगर बच्चों को संभालने के लिए घर पर कोई नहीं रहता तो वो नहीं आती तो भी चलता, लेखक को कोई प्रॉब्लम नहीं था, परेशानी नहीं थी। लेकिन वो अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को देखने आई है, और उसके चारों बच्चों जो वो पराक्रमी है। एक कुर्सी पर चढ़ता है, दूसरा मेज पर चढ़ता है। लड़की ने तो शीशी की दवा जो है उसे पटक दिया है, पूरी दवा जो है वो गिरा दी है, और सोनाबाई उसे घूर रही है। यानी कि उसे लगा कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हंसते उसने कहा, अपने बातों को टाला है। बच्चे जो शरारती करते हैं ना, कभी कभी माँ बाप उसके उन बातों को क्या करते हैं, टालते हैं, हाँ, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। वैसे उसने भी ऐसे ही किया है। क्या किया सोनाबाई ने, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। ये नया है, कोई मुहावरा गढ़ा होगा तो, कि दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई, यानी कि हाँ अच्छा हो गया कि दवा गिर गई है, इसका मतलब तुम्हें अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गिर गई, उसके साथ साथ बीमारी भी चली गई है। और उसके 2 घंटे बाद वो चली गई, यानी कि 2 घंटों तक हमारे लेखक ने सोनाबाई और उनके 4 लड़कों को या लड़कियों या बच्चे जो है उन्हें झेला है। सोचो वहाँ का माहौल कैसा रहेगा। एक बच्चा मेज पर है, एक कुर्सी पर है, एक के हाथ में शीशी है अपनी दवा की, और दूसरा जो है वो बॉक्सिंग खेल रहा है। और क्या हालत हुई होगी हमारे लेखक की। और फिर से वो बता रही है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं फिर से आऊँगी। और यहाँ सुनकर लेखक भीतर से काँप गया, अरे बाप रे, 2 घंटे अभी इतना तमाशा हो गया, फिर से आएगी ये, ऐसा सोचकर वो काँप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, यानी कि दूसरे गांव में रहते हैं और अपने रिश्तेदार, कोई बीमार है, उन्होंने सुना है कि मेरा रिश्तेदार है वो बीमार है, उसे देखने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रख कर औधा पढ़ रोने लगा। औधा यानी कि बिना सोचे समझे उल्टा ऐसा। सोचो कैसा होगा कि हमारे लेखक ऐसे लेटे हुए हैं और वो आ रहा है और लेखक के छाती पर ऐसा रो रहा है। कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। अभी उसे वो गाली देने लगा कि कार वाले ने तुम्हें ऐसे तुम्हारी हालत बना दी है, अगर उसने तुम्हें टक्कर नहीं मारी होती तो तुम्हारी टांग नहीं टूटती, और इसलिए वो उसे कहते कि उसका सत्यानाश हो, तुम्हारे उसके कारण ये सब हो गया है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, यानी कि लेखक की छाती पर वो रो रहा था। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। सोचो, लेखक की छाती पर वो रो रहा है, धीरे से उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया और लेखक की ओर ताक रहा है, और रोते रोते वो शांत हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। क्या बात है,
किसी के छाती पर हम रोते हैं, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, ऐसा होता है। किसी के भी छाती पर जो पहचान वाला नहीं है, उसकी छाती पर जाके रोना और फिर बाद में पता चलना अरे वो व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। और अचंभे की बात यह है कि उसके चेहरे पर जो रोने की रुआसा चेहरा था वो हंसी में बदल गया। तुरंत ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है। जो दुख होता है वो हमेशा हमारे दिल में ही रहता है, हमारे मुख से झलकता है। खुशी होती तो भी झलकती है, दुख होता है तो भी झलकता है। तो यहाँ पे उन्होंने हंसते हुए बोला, पहले रो रहा था, फिर उसे पता चला अरे मैं जिसके कारण आया था तो ये है नहीं, तो वो हंस रहा है। यानी कि देखो मनुष्य किस प्रकार के मुखौटे को लेकर दौड़ता है। असली चेहरा है उसका, नकली चेहरा कोई दूसरा होता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे, हंसते हुए बोला अरे मैं यहाँ पे आ गई, ये तो मैं गलत व्यक्ति से मिल रहा हूँ। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, यानी कि बाजू में है, मैं यहाँ पे आया और मैं रोने लगा। तो उसे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, पहले उसके पास आकर उसकी पूछताछ करनी चाहिए थी कि कैसा हो गया, क्या हो गया, फिर रोना चाहिए। ऐसे ही बिना सोचे समझे आए और रोना, ये कोई औपचारिकता है? दिखावे के लिए सब कर रहे हैं। हे अच्छा भाई माफ़ करना, और हे कर रहा है, कहकर वह चला गया। और वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। यानी कि देखो कैसे चेहरे का नकाब लेकर आदमी हमारे पास आते हैं। यहाँ से हंस के गया और वहाँ पे पहले रोने लगा। पहले यहाँ पे रो रहा था, फिर हंस के चला गया, फिर वहाँ पे रोने की एक्टिंग कर रहा है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। अभी वो जिस टैक्सी से आया था उसने क्या किया था, वो कार के कमरे के सामने टैक्सी जो है उसे रोक दी थी, रुकाई थी, और फिर वो डायरेक्ट आके लेखक की छाती पर रोने लगा। तो लेखक की पत्नी वहाँ पे मौजूद थी। उन्हें ऐसा लगा अरे बाप रे, मेरे पति के छाती पर इतना जो ठहासे लगाते हुए कौन रो रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसका एकदम कोई अपना रिश्तेदार हो सकता है या करीबी मित्र ही ऐसा कर सकता है, अन्य कोई तो नहीं आ सकता। तो उसे भी बहुत उसके मन में थोड़ी सी दया की भावना जो है वो जागृत हो गई, और उसने क्या किया, पैसे उसे दे दिए। हमदर्दी जताने वालों में भी लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, हाँ नाम भी उसका लपकानंद है। उसकी बेतुकी करके अर्थहीन, मीनिंगलेस, बकवास कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता है, यानी कि उसकी मिलेगा तो फिर हमें छोड़ेगा नहीं, अपने बकवास कविता सुनाने में लगेगा, इसलिए वो सब भागते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी कि पिलाना यानी कि पी लो। पीना और पिलाने में फ़र्क है। पीते हैं हम खुद पीते हैं, और पिलाना का माँ तुम्हें कुछ अरे नहीं ये पी लो, ये दूध तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा है, उसे पी लो, और वो देती है, ज़बरदस्ती भी पिलाती है। वैसे ये कविता जो है वो लेखक को पिला रही है, कवि जो है वो। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। अति व्यस्त यानी कि बहुत मग्न था, मुझे बहुत काम था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अभी देखो लपकानंद वो आ गए हैं, उनके साथ उन्होंने उससे पता चला कि लेखक बीमार है, लेखक के पास आ गए। लेखक के ऊपर उन्होंने एक कविता की है। अभी वो कविता कौन से देखो, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। अभी ये कुछ कविता हो गई क्या? उन्होंने क्या किया है, सिर्फ लास्ट के जो वर्ड है, अभी हम शिलोंग, अभी यहाँ पे हम टांग बोलते, लेकिन फिर कैसा टोंग, शिलोंग टोंग रोंग, ऐसे राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल करके उसने आगे के शब्द कैसे भी चिपक दिए हैं और उससे कविता बनाई है। कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा।
मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अभी देखो उसने कविता सुनाई है, लेखक को वो अच्छी नहीं लगी, रुचि नहीं है, लेकिन वो लेखक की ओर देख रहा है और उसकी दोनों आँखें जो है वो दोनों आँखें अलग अलग बातें कर रही है। एक आँख क्या पूछ रही है कि कविता कैसे लगी, और दूसरी आँख कह रही है अभी तू भागेगा कैसे, क्योंकि पहले जब मिलता था मैं कविता सुनाने लगूँ तो तू भागता था, मुझे ये काम है वो काम है ऐसा करके भाग जाते थे, लेकिन अभी तुम्हें न चाहते हुए भी तुम्हें सुनना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी टांग टूटी हुई है और टूटे हुए टांग के साथ तुम भाग नहीं सकते हो, है ना। और इसलिए वो मन ही मन में हंस रहे हैं। लेखक ने उसे छुटकारा पाने के लिए उसे क्या किया है, चाय दी है और उसे वहाँ से भगा दिया है। अभी हमारी दो आँखें जो है वो कभी अलग अलग बातें नहीं करती है, तो यहाँ पर भी उन्होंने हास्य व्यंग्य किया है। लेखक कहते हैं देखो, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, तू क्या कर, तुझे आपत्ति देनी है ना, मुझे संकट में डालना है तो डाल, मेरी दूसरी टांग तोड़नी है तो तोड़, लेकिन ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, कोई मेरा मित्र नहीं हो, कोई मेरा परिचित वाला नहीं हो, क्योंकि ये जब आते हैं ना तब क्या करते हैं, हमदर्द जताने आते हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी से हमें बहुत दर्द होता है और ये हमदर्दी बेदर्दी में बदल जाती है। और इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस जगह पर मेरी दूसरी टांग तोड़ दें जहाँ पे मेरा कोई पहचान वाला नहीं हो। देखो कवि ने बहुत ही हास्यात्मक ढंग से ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और कवि हम सबको कहना चाहते हैं कि हमें किसी का हमदर्दी बनना है तो सच्चे दिल से बनना है, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। देखो मैंने कृतियाँ दी है, उस कृतियों को तुम्हें, पहली कृति जो लिखी है उसके बाद इन कृतियों को तुम्हें अच्छी तरह से अपने बुक में लिखना है। ओके, अभिव्यक्ति दी है मैंने। देखो मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अपने विचार लिखो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम मरीज से मिलने जाते तब हमें क्या करना चाहिए, समय असमय पर नहीं जाना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, जो बच्चों को साथ लेके नहीं जाना चाहिए, बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चों के कारण जो मरीज़ है, जो बीमार व्यक्ति है उसको तकलीफ़ हो सकती है। तो और उसके साथ जब हम मिलने जाएंगे तब शायद उसे पैसों की आवश्यकता हो सकती है, तो पैसे लेके जाना है, उसे कुछ फल लेके जाना है, जितना हो सके उतना उसे आराम या उसे खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि ऐसी वैसी बातें ना करके उन्हें उस बीमारियों से अवगत नहीं कराना है या उसके जख्म पर नमक नहीं छिड़ना है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। देखो बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तुम्हारे मन में जो विचार आते तुम्हें उसे अच्छी तरह से लिखना है, इस स्वमत को तुम्हें लिखना ही है। ओके, आशा करती हूँ कि ये पाठ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हमारी जब जूम मीटिंग रहेगी उस मीटिंग में तुम मुझे पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।